देखिए, सबसे पहले तो भारत की सरकार ने सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत की सरकार का और नागरिक विमानन मंत्रालय का और एआईबीबी का, जिसने अपनी प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया है और जो 1 माह का कार्य अवधि था उसके भीतर रख दिया है। इसलिए बड़ा विश्वास है देश की सरकार और देश के तंत्र पर, जिन्होंने ये प्रतिवेदन रख दिया है। और ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसमें कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन एआईबीबी का प्राप्त हुआ है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ाने की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो एआईबीबी ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है।
जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं, और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो एसओएस इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है, बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है, और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और ये इंजन स्टार्ट हो। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था, और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में एफएए उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं, ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना है। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं, और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया, और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है? इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं, और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, एआईबीबी, डीजीसीए ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। कंफ्यूज करके? No, very conclusive.
And size. Sir, in English as well, please. हम कहीं कंफ्यूज करा आप लोग समझे? समझे? सर, आपने सिर्फ दो चीजों का जिक्र किया, सर, एक मेमोरी आइटम और उसके बाद 747 Jumbo 787 Dreamliner. सर इन इंग्लिश. I'll do it in English just for the understanding. I am a 7th term member of Parliament and my main profession is politics. It so happens that I am also a captain on one of the largest airlines in the country, flying planes and commercial airlines for last 16 years. But this comment of mine, which I am making in front of the media, is not an expert opinion. I may not be able to interpret beyond a point what I have said here, or I will say what I will say, because I am confining myself to the report published by AIBB, which is the report which has been published this morning. B, I must thank the Government of India, Prime Minister, the Civil Aviation Minister, Mr. Naidu, and his team, and the AIBB team, which has given the report as promised in 30 days. This is a preliminary report and much investigation has to be carried out. I will confine myself to what has been submitted in the report, and prima facie, the aircraft was fit to fly. There was no defect as far as engine or other important parameters were concerned. As we proceed, the aircraft took off. It had a rotation speed of 151, 152, rotated, and at 160 knots, the aircraft happily lifted from the ground, which has been indicated in the recorder or the flight recorder, what we see. That means the aircraft was taking off at full power with full load of roughly 210,000 kgs. And after attaining a height of, say, around 300 to 400 feet, it had achieved a speed of 180 knots, which is a good acceleration speed. The actions thereof, which we have read in the report, is one related to fuel switch control, which is run and cut off. The report says when the aircraft crashed, the switch was in the run position. That means the switch was on. The facts which are being indicated here, that possibly the captain and the pilot, the first officer was the pilot flying, and the commander or the captain was the pilot monitoring. I must distinguish it for all the people who want to understand. We talk about co-pilot and a pilot. We don't have any concept of co-pilot these days. There are only two positions inside the aircraft. One is a pilot flying, the other is the pilot monitoring. The commander can be a pilot monitoring, and the first officer can be the pilot flying. The ability and qualifications of both the pilots are good to fly the plane. The seniority is with the commander, who is, of course, more experienced. And here, as indicated in the report, the commander, Mr. Sabrawal, late Mr. Sabrawal, a very known and a very experienced pilot, was the pilot monitoring. Assuming that he was the pilot monitoring, one of the captains have said, why have you switched off the fuel control? And the response was, no, I have not done it. Assumption is this communication is inside the cockpit. Assumption is that the senior captain may have asked, because he was fortunately the pilot monitoring, and he could see that the engines were spooling down. That means the power in the engine was coming down. Once the powers in the engine are coming down, if it is a Boeing company, there is a separate action which is there, a redundancy built to reignite the engines. And if it is Airbus, it happens automatically under the FedEx control, which is FedEx is a thing which is the computer control or the memory manager of the entire aircraft, which controls the entire electronic and the flight system. Now, the captain at a given point of time, as indicated in the report,
does a memory item. Now, memory items are those items which are performed not by the book. 98% of the actions inside the aircraft, even small, is performed by the book, by reading out a checklist or going through the EFB. But here, memory items are SOS items which the captain does without referring to any paper. The memory item in this aircraft of Boeing 787 Dreamliner was switch off and cut off and switch on. This process has been done by the captain, I presume. The captain monitoring did that because the moment you bring it back to switch on position, which I'm referring in a very simple way, the FedEx gives instructions to the engine to relight. And the relight has begun in both the engines, means the engines started after flame out, recovering. One of the engines has reasonably well recovered. The other was struggling to recover. And the APU gate only opens, which is an auxiliary power unit, which only happens when there is both engine failure. A third action happens, which has been confirmed by the video. The third action is the rat comes out, which provides the hydraulic support. So a fact gets confirmed that both the engines had flamed out. The flame out means that engines were dying out because they had no power. Power is essentially from fuel flow, which is generated, and the burn of the fuel results in the power to the engine, which takes the aircraft. The captain has attempted a relight. Now the question is, the time may be too short for him to relight the engines because 787 has huge engines, very powerful engines. It takes a while to relight. Now the question arises, there is a fact which has come into emergence. The fact has been reported that there has been an engine flame out. Engine flame out means engine shut out. Now, if this has happened, question I cannot answer. Let the investigators find out. Let the international agencies have to find out. Why did such an action happen? I have no one to, why did the engine flame out at first effort? If this had happened at 10,000, 15,000, 4,000, 5,000 feet, 20,000 feet, that action would have immediately restored the engine. This is for the experts to say. This is for the investigators to say. A, fact is, engine has flamed out. That means engine has shut. B, captains under this report have made an instant effort to relight the engines. That means to restart the engines. They could not succeed. And fourth is the question which will arise everywhere now. Why, after rotation, why after reaching a speed of 160 knots, engine lost power? Because when the aircraft crashed, the power indicated in both the engines was at idle, which is zero power virtually. So these are the facts. May like to again reaffirm, I'm not an expert. I'm just a captain who flies planes, but basically I am a politician, 7th term in parliament. And of course, I have my interest in aviation. So my words should not be construed. It is just a simple language interpretation of what has happened in this tragic crash which took so many lives. And this has shaken up the world. Thanks to the government for furnishing the report to the world so fast. It is a preliminary report. Many questions would be addressed in due course of time. Thank you.